Question 1. For which species Bohr's theory does not apply? So Bohr's theory, यहाँ पे बात हो रही है Bohr's atomic model की. इससे पहले आया था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल जिसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे. उसमें से एक ड्रॉबैक ये था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करता है, इवेंचुअली वो स्पायरल होकर न्यूक्लियस में गिरता है और एटम विल कोलैप्स. ये कहा था रदरफोर्ड ने. और एक और चीज़ के इस वजह से एटम में जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जबकि वी नो दैट टुडे कि एटम में लाइन स्पेक्ट्रम बनता है. उसके बाद आया हमारे पास नील बोहर. ही सेड कि भाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ नहीं करता, ये पड़ा हुआ होता है फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में जिनको आप ऑर्बिट्स या फिर शेल्स कहते हो. ठीक है. लेकिन बोहर्स एटॉमिक मॉडल या इनकी थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि ये थ्योरी सिर्फ एप्लीकेबल थी हाइड्रोजन स्पीसीज़ पे. हाइड्रोजन स्पीसीज़ से मुराद ये है कि वो एलिमेंट्स, वो आयंस, वो स्पीसीज़ जिनमें एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उस पे बोहर्स थ्योरी इज़ एप्लीकेबल. जैसे अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी जो रेडियस का फार्मूला था वो क्या है, n² इंटू 0.529, ठीक है, एंगस्ट्रॉन. तो ये आपके पास रेडियस का फार्मूला है. उसके बाद एनर्जी का फार्मूला इन्होंने दिया था -13.6 अपॉन n². मसला ये है कि बोहर्स एटॉमिक थ्योरी एप्लीकेबल थी हाइड्रोजन स्पीसीज़ पे. वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे कौन सा ऐसा एलिमेंट है, आयन है, जिस पे ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है. सो जाहिर है हाइड्रोजन पे लगेगी. हीलियम पॉजिटिव है तो हीलियम पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एप्लीकेबल है. उसके बाद लिथियम 2 पॉजिटिव का मतलब ये है कि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है. बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4. इट मीन्स कि यहाँ पे बोहर्स थ्योरी इज़ नॉट एप्लीकेबल. Then we have question 2. From the discharge tube experiment, it is concluded that, okay, so discharge tube experiment, जे थॉम्सन ने कैथोड रेस को डिस्कवर किया था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से, और हमें उससे पता चला था कि भाई कैथोड रेस क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. सो बेसिकली मैटर कंटेन्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये एक बेसिक आइडिया था विच केम बाय डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. ऑप्शंस को अगर आप देखो तो मास ऑफ प्रोटॉन इज़ इन फ्रैक्शन. प्रोटॉन का मास फ्रैक्शन में नहीं होता, तकरीबन 1 AMU के बराबर होता है. तो ये तो सही नहीं है. न्यूक्लियस कंटेन पॉजिटिव चार्ज, ये जो है रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को, और गोल्ड फॉइल्ड एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ऐसा गोल्ड फॉइल रखी थी, यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा था. उसके बाद देखा कि भाई ज़्यादातर रेज जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो रही हैं, सेंटर में से नहीं डिफ्लेक्ट हो रही, तो जाहिर है कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा. अल्फ़ा रेज इन्होंने पास करवाई थी यहाँ से. तो ये था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था. तो डिस्चार्ज ट्यूब से इसका कोई लेना देना नहीं है. ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हुई थी. मैटर कंटेन इलेक्ट्रॉन्स. पॉजिटिव रेज आर हैवियर देन प्रोटॉन्स, दैट्स ट्रू. बट डिस्चार्ज ट्यूब का जो प्राइमरी यू कैन से जो कंक्लूजन था वो ये था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है मैटर में. ठीक है. When an electron of charge E and mass m moves with velocity v about the nuclear charge Ze in the circular orbit of radius r, the potential energy of electrons is given by. Okay, so we have charge, mass, velocity, and हमसे पूछा है कि भाई इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी. अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला था -13.6 अपॉन n². यहाँ पे हमसे उसने पोटेंशियल एनर्जी पूछी है इलेक्ट्रॉन की. सो जब एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में होता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो उसके ऊपर XYZ जो भी चार्ज है, यहाँ पे उसने कहा है कि भाई न्यूक्लियर चार्ज ये चेंज नहीं चार्ज है. चार्ज जो है वो Ze है. Z का मतलब क्या है कि भाई जितना एटॉमिक नंबर होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो उतना चार्ज रहेगा एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस में. सो जो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी बराबर है -k Q1 Q2 अपॉन R, जहाँ पे
के जो ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आप कूलम्स लॉ पढ़ते हो, ठीक है। तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे आप आर का यूज़ कर रहे हो तो Q1 Q2 है, ठीक है। सो के कूलम्स कांस्टेंट है, Q1 और Q2 आपके पास चार्जेस हैं, आर डिस्टेंस है दोनों के दरमियान में। अब इस पर्टिकुलर केस में आपके पास जो Q1 है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और Q2 जो है वो ZE है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, -ZE स्क्वायर, क्योंकि ई स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आई एम सॉरी, ई जब मल्टीप्लाई होंगे तो ई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले में था के कांस्टेंट है उसका बता दोगे तो ZE स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग टेल अबाउट द शेल्स ऑफ एन एटम। शेल्स को आप ऑर्बिट भी कहते हैं और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जैसे उसकी साइज़ क्या है, उसका रेडियस क्या है, उसमें कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज़ इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है, 2n स्क्वायर। क्वेश्चन 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्पीसीज़। m यानी कि जनरली कोई भी मेटल है उसके बाद 2 पॉजिटिव चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये लिखी हुई, ठीक है। एंड इट्स एटॉमिक वेट इज़ 56 नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, ओके। सो हमें उसने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स दिए हुए हैं, 56 हैं। इन द न्यूक्लियस ऑफ स्पीसीज़ m इज़ ओके, आई एम सॉरी, ये जो 56 है ये एटॉमिक वेट है, यानी कि एटॉमिक मास है 56, हमें बताना है न्यूट्रॉन्स कितने हैं उसके पास। ओके, गुड क्वेश्चन। सो अगर आप यहाँ पे देखो मास कितना है, कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है, मास है उसका 56, ओके फाइन। हमें पहले पता लगाना होगा एटॉमिक नंबर, ठीक है। जब आपके पास एटॉमिक नंबर आ जाएगा उसके बाद आप, हमें पता है एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होता है, ठीक है। तो ये जो मास गिवन है, मास का मतलब क्या, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जब आप मास में से, टोटल मास में से माइनस कर दोगे प्रोटॉन, पीछे बच जाएगा आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। सो वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, ठीक है। और प्रोटॉन बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन के। सिर्फ यू सी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है, 6 + 6 इज़ 18 हो गया, ये 24, ठीक है। मैंने अभी काउंट किया, आप खुद से भी काउंट कर सकते हो, 24 इलेक्ट्रॉन्स इससे मुझे पता चल रहा है यहाँ पे हैं, ठीक है। सो 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला देखो, 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, इसका मतलब 24 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन में हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए। एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर फाइंड करना है ना, मैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, तो एक इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, प्रोटॉन नहीं डोनेट करता। 24 उसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए, 26 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होता है, इक्वल नंबर इन न्यूट्रल एटम, तो यहाँ पे 26 प्रोटॉन्स ही होंगे। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया इसका, 26 हो गया। एंड 56 उसका मास है। सिंपल ये आयरन की बात कर रहा है, यहाँ पे आप निकाल लो, 6 - 6 0, 5 - 2 वुड बी 3, तो 30 उसके पास होंगे न्यूट्रॉन्स, करेक्ट, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 6, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज दिस, what is its wavelength in nanometers। ओके, हमें एनर्जी दी हुई है, एनर्जी उसने दी है हमें, अच्छा अर्ज जो है वो जूल जैसे ऐसा यूनिट है, तो अर्ज जो है वो CGS यूनिट होता है एनर्जी का, वर्क का, ठीक है। तो यूनिट है एनर्जी का, उसमें कह रहा है कि भाई अगर इतनी एनर्जी है एक रेडियो एक्टिव रेडिएशन में, बताइए उसकी वेवलेंथ क्या होगी नैनोमीटर में। ओके, तो अब यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भी CGS है, नैनोमीटर भी आपके पास जो है वो छोटा यूनिट उसने दे दिया है हमें। आपके पास जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, आप उसे बाद में कन्वर्ट कर सकते हो किस में, नैनोमीटर में,
फाइन, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब फॉर्मूला कौन सा यूज़ करें, दैट्स द क्वेश्चन। देखो एनर्जी जब भी आपको फाइंड करनी होती है बराबर होती है ई सी इज इक्वल टू एच म्यू, जहाँ पे म्यू क्या है, आपके पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब अगर मैं इस म्यू को यहाँ पे एच सी अपॉन लेमडा से रिप्लेस कर दूँ, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि वी नो दैट जो वेवलेंथ होती है वो फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स है, या आप कह सकते हो फ्रीक्वेंसी जो है वो वेवलेंथ का इन्वर्स है, ऐसा ही है। हमें तो यहाँ पे काम है किससे, वेवलेंथ से, इसे मैंने वेवलेंथ वाला यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। एनर्जी हमें गिवन है, वेवलेंथ हमें फाइंड करनी है, ये दोनों कांस्टेंट्स हैं एच और सी। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.625 10⁻³ जूल सेकेंड, ठीक है। और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, जिसका वैल्यू रहता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे पहले तो मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी ये वैल्यू और ये वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, उसे आप क्या फार्मूला बन जाएगा आपके पास, एच सी अपॉन ई। ई की आपके पास वैल्यू गिवन है, ये आ गई आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, और ये आ गई सी की वैल्यू। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ 6.626 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। अब ये आंसर जो आया ये सेंटीमीटर में आया, बस आपको इसे कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में। उसके लिए वी नो दैट 1 मीटर में 10⁻9 नैनोमीटर होता है, या आप कह सकते हो 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होता है, दोनों सही बात है। मुझे तो सेंटीमीटर से नैनोमीटर में आना है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, सही है। सो हम ये लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने नैनोमीटर होंगे, 10⁻7 नैनोमीटर। सो आप यहाँ पे इस चीज़ को, ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻7 से, सो आंसर आ जाएगा कितना 666 अप्रॉक्सीमेटली, और कैलकुलेटर से अगर बिल्कुल प्रॉपर एग्जैक्ट आंसर आएगा 662.6 यानी कि 662, जो कि ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन डी सही जवाब है। ओके, तो कौन सा फार्मूला लगाया हमने यहाँ पे, फार्मूला जो यूज़ किया वो था E इज़ इक्वल टू एच म्यू, जहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी की जगह पे सी अपॉन लेमडा का यूज़ किया, ठीक है। आपको यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, और स्पीड ऑफ लाइट याद होना चाहिए। उसके बाद इन सबको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे कैलकुलेशन के बाद, ये आंसर आएगा। इस सेंटीमीटर को ध्यान से कन्वर्ट करना है आपने नैनोमीटर में याद से, वरना आपका आंसर हो जाएगा गलत। और ये ऑप्शन वैसे है भी नहीं ऑप्शंस में, ठीक है, ये आंसर ऑप्शंस में है भी नहीं, तो इसे याद से आपने, यूनिट कन्वर्जन इम्पॉर्टेंट है इन शॉर्ट। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज़ नॉट गुड अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल। तो हंट्स रूल हमें पता है, ये बताता है कैसे आप फिलिंग करेंगे डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स की। जैसे पी है तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3, पी एक्स, पी वाई और पी सी। अगर मैं इसकी फिलिंग ऐसे करूँ, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर मैं इसकी फिलिंग ऐसे करूँ तो ये फिलिंग गलत है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हंस रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग हमें ये बताया जाता है कि भाई जब आप डी जनरेटिव बोलते हैं वो ऑर्बिटल्स जिनमें सेम एनर्जी है, ठीक है। तो इन ऑर्बिटल्स में अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम रहती है, तो जिसकी वजह से आप क्या करेंगे, तो पहले सबकी फिलिंग करेंगे, उसके बाद आप पेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की। अगर मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इसमें जाएगा, एक वाई में और एक जी में, ठीक है। पेयरिंग आप बाद में करेंगे, समझ लो 4 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, तो एक गया सब में, चौथा इलेक्ट्रॉन फिर एक्स में आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे पेयरिंग होगी। तो पहले आप फिलिंग करेंगे, उसके बाद पेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। गॉट इट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हंस रूल। अगर आप ऑप्शन देखें तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये तो सब में सेम है। यहाँ पे एक ऑर्बिटल दिखाया हुआ है, यानी कि एस की बात हो रही है, यहाँ पे 3 है तो ये पी की बात हो रही है। सो इफ़ यू सी हियर कौन सा सही है ऑप्शन, अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ऑप्शन सी देखो तो ये गलत फिलिंग है, क्योंकि फिलिंग यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था, तो ये गलत ऑप्शन हो गया।
ओके, उसके बाद अगर आप ऑप्शन ए देखें, यहाँ पे ये फिलिंग बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी में भी ऐसे ठीक है, ऑप्शन डी में भी सही है, हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? रेडबर्ग्स कांस्टेंट एंड वेव नंबर हैव सेम यूनिट। तो रेडबर्ग्स कांस्टेंट और वेव नंबर का सेम यूनिट होता है, सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। अच्छा, दोनों का यूनिट क्या होता है? इन्वर्स लेंथ, यानी कि मीटर इन्वर्स, ठीक है, या फिर सेंटीमीटर इन्वर्स, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ऑप्शन बी में कहता है लेमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अकर्स इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो लेमन सीरीज जो है अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है, बिल्कुल ठीक। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू h/2π, ये भी बिल्कुल ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, उन्होंने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। उसके बाद कहता है द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट हाइड्रोजन इज 0.529, और ये तो वैल्यू पता नहीं क्या दी हुई है, ये वैल्यू ठीक नहीं है यहाँ पे। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रिक? आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर कहते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों। ऑप्शन, अच्छा कौन सा नहीं है इनमें से? ऑप्शन ए में अगर आप देखो तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने दे दिए, सो 10 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। बेरिलियम 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है? बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट मीन्स ऑप्शन ए ही, पहला जो हमारा ऑप्शन है वही सही जवाब होगा, मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। आप दूसरे भी चेक कर सकते हो खुद से। मैं एक ऑप्शन सी आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन -3 है, इसका मतलब नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7, 3 इलेक्ट्रॉन्स उसने एक्सेप्ट किए हुए हैं, सो इट मीन्स इट हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर आप फ्लोरीन की बात करो, फ्लोरीन में होते हैं कितने? 9 इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो एक लेता है इलेक्ट्रॉन तो 10 इलेक्ट्रॉन बन गए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है? सेम है, इसका मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर हुआ ये। लास्ट क्वेश्चन 10 है, द थर्ड लाइन इन बाल्मर सीरीज कॉरस्पॉन्ड टू एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर बिटवीन विच बोहर्स ऑर्बिट एंड हाइड्रोजन। अच्छा, बाल्मर सीरीज आपके पास लेमन, पहला लेमन, उसके बाद बाल्मर। लेमन में क्या होता है कि आपके पास एप्रोप्रिएट, पहला आपके पास लेमन सीरीज़ होती है, फिर बाल्मर होती है। सो लेमन सीरीज़ में किसी भी एप्रोप्रिएट हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आता है पहली ऑर्बिट में। बाल्मर में क्या होता है कि दूसरे में इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरे ऑर्बिट में। अब वो तीसरे से दूसरे में आएगा, चौथे से दूसरे में आएगा, इनफाइनाइट से दूसरे में आएगा, सब ठीक है। कैसे पता लगाएं कि कौन सा सही है इनमें से? देखो, उसने आपसे कहा है कि थर्ड लाइन, थर्ड लाइन का मतलब क्या है? थर्ड लाइन का मतलब ये है कि देखो, अगर तीसरे से दूसरे में आ रहा है तो ये फर्स्ट लाइन है, चौथे से दूसरे में आ रहा है तो ये सेकंड लाइन है। इसको अल्फ़ा भी कह सकते हैं, इसको बीटा भी कह सकते हैं। एंड अगर फिफ्थ ऑर्बिट से अगर दूसरे में आ रहा है तो ये थर्ड लाइन है, ठीक है। इसको आप गैमा लाइन भी कह सकते हो। तो फिफ्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है, थर्ड लाइन उसने मेंशन किया है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे ऑप्शन बी और डी में कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके, दैट्स इट। Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Until then, take care. Bye-bye.